नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम हर सप्ताह देश की बड़ी राजनीतिक खबर की चर्चा करते हैं और इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो सवाल खड़ा हुआ है कि क्या इंडिया गठबंधन, जिसने कि एक आकार लिया था लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ हद तक ये गठबंधन सफल भी रहा था। हालांकि सरकार फिर भी बीजेपी और एनडीए की बनी थी, लेकिन लगातार जो विधानसभा चुनाव में हार हो रही है उसके बाद ये सवाल उठने लगता है कि क्या ये गठबंधन बना रह सकता है, इसका कोई भविष्य है या नहीं है। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर और जानी मानी पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो नीरजा जी, आपका मैंने लेख पढ़ा इस हफ्ते कि ये जो सवाल उठ रहा है खास करके दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई या कांग्रेस की हार हुई, लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो हम अगर झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़ दे तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो इंडिया गठबंधन की दलील ये रही है कि हमारा जो गठबंधन था वो नेशनल लेवल का था, रीजनल गठबंधन नहीं है। तो अब जबकि अभी चुनाव भी दूर है, बिहार में चुनाव साल के आखिर में, अगले साल कुछ और राज्यों में चुनाव है, तो अब क्या ये गठबंधन को हम राइट ऑफ कर दें या इसमें अभी भी कोई जान बची है? देखिए, राइट ऑफ करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन गठबंधन में बहुत ही कंफ्यूजन है। और मैं जैसे कहती हूँ, कंफ्यूजन विद अ कैपिटल सी है इस समय कि आपस में लड़ेंगे कि आपस में साथ खड़े होंगे। उसमें क्या है कि जब ये फॉर्म हुआ जून 2023 में, नीतीश कुमार, आपको याद है, बिहार में मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार का इनिशिएटिव था। उसके बाद तो 2024 के शुरू में नीतीश कुमार छोड़ के ही चले गए। वो बहुत भारी झटका था। भारी झटका होने के बावजूद भी इन्होंने, इंडिया ग्रुप ने मिलके जब जहां जहां लड़े, हर जगह नहीं लड़ पाए पर मोटा मोटा हर जगह लड़े, तो एक धक्का तो पहुंचाया भाजपा और एनडीए को। क्योंकि जो 400 पार की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, भाजपा के नेता कर रहे थे, वो नीचे जाके 240 पे टिक गया। मतलब मेजॉरिटी फिगर भी नहीं थी। और उसमें मेन कारण था कि यूपी में जो हुआ, जो कहते हैं ना, यूपी के दो लड़के, जी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनके बीच में जो तालमेल था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि मैं 2 बार यूपी गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, और मैंने ये ग्राउंड लेवल पे देखा। तो उन्होंने 62 सीटें जो भाजपा की आई थी 2019 में, उसको लाके 33 पे खड़ा कर दिया। तो ये बहुत सवाल उठ गए पूरे आरएसएस भाजपा परिवार में कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, आरएसएस का क्या हाथ था, योगी आदित्यनाथ का क्या हाथ था इस हार में। माना जा रहा था जो सेटबैक था, हार नहीं थी, हाँ सेटबैक था, क्योंकि एनडीए के पार्टनर्स के साथ उन्होंने मिलके सरकार तो बनाई। तो आपने जैसे कहा, उसके बाद झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, हरियाणा और महाराष्ट्र, जहां की एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी हरियाणा में और एमवीए जीतेगा, जो कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है, उनकी मिला हुआ गठबंधन है, तो वो जीतेगा महाराष्ट्र में। दोनों चीजें नहीं हुई और बहुत शानदार जीत हुई भाजपा की। और अब देखा हमने, रेखा गुप्ता सीएम बनी है भाजपा की दिल्ली में। 27 साल के बाद भाजपा वापसी कर रही है दिल्ली में। तो ये जो हमने देखा है 1.5 साल का दौर, उसमें इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया की जो पार्टियां हैं, वो ये कहती हैं कि लोकसभा इलेक्शन में हम इकट्ठे होंगे, लेकिन विधानसभा में इकट्ठे नहीं होंगे, कई ये मान के चलती हैं। और जो दिल्ली में हार हुई है आम आदमी पार्टी की, उसकी वजह है कि कांग्रेस जो वोटें काट ले गई, इतनी सारी 13 सीटों में तो पूरा मतलब अगर इकट्ठे रहते तो शायद जीत जाते। हालांकि गणित नहीं होता है पॉलिटिक्स में, 1+1 नॉट इक्वल टू 1 और 2 प्लस। ये भी है कि लेकिन इस दिल्ली की जगह, जहाँ की दलित और मुस्लिम एक बेस रहा है दोनों पार्टियों का, वहां शायद कंसोलिडेशन हो जाता उनके फेवर में। खैर, आम आदमी
पार्टी को हराया कांग्रेस ने, और उनके नेता ये प्राइवेटली कहते भी हैं कि उनको हराना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनकी कांग्रेस की बदौलत आम आदमी पार्टी दिल्ली में खड़ी हुई है। तो जब तक उसको नहीं हराएंगे हम वापस नहीं आ सकते। कई लोगों की दिल्ली कांग्रेस में ये सोच है, और वो सोच लीडरशिप पे हावी हुई और वो निर्णय हुआ कि हम अकेले लड़ेंगे। दूसरा, हरियाणा में भी यही हुआ, कांग्रेस ने नहीं दी सीटें आम आदमी पार्टी को, तो वहां इतना उतना वो नहीं था, इतना डैमेज नहीं था, लेकिन ओवरऑल आपस में लड़ना। ममता बनर्जी का भी ये कहना कि 2026 के इलेक्शन में मैं अकेली लड़ूंगी, ऑलरेडी जी डिक्लेयर कर दिया है। कांग्रेस के साथ पिछली बार भी नहीं गई थी, लेफ्ट पार्टीज के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं है उनका। तो अलग अलग दिशा में, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट हैं स्टेट्स में टकराते हैं। जी तो मेरा ये मानना है कि, और इसीलिए वो कहते हैं कि अगर अब अखिलेश यादव अगर जीतते हैं तो कांग्रेस का जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेस, ऐसा माना जाता है, बेस इन एक ही है। पार्टी की एक ही है। पर मुझे लगता है, जो मैंने लिखा भी है, कि ये आधा सत्य है, अर्ध सत्य है, क्योंकि जी कई जगह ये सही है कि इंटरेस्ट कोलाइड करते हैं, क्लैश करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि इन पार्टियों ने भाजपा का बेस में सेंध लगाना ये पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। और अल्टीमेटली ये सोचना होगा इंडिया पार्टीज को कि भाजपा की जो आज बेस है, जो लोग उस तरफ मुड़ रहे हैं, उनको अपनी तरफ किस तरह से खींचा जाए। क्या नैरेटिव होगा, क्या प्रोग्राम होगा, क्या विजन होगा जिसके द्वारा वो ये कर पाएंगे। जी आपने जैसा लिखा है नीरजा जी कि अखिलेश यादव ने इस दिल्ली के चुनाव की हार के बाद ये कहा कि हम यूपी में ये अलायंस जिंदा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, और जैसा कि आपने लिखा भी है कि ये जो अलायंस है इसमें झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस और जेएमएम के या आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है बिहार में। तो ये क्या मतलब आप कह रही है कि इन राज्यों में ये अलायंस चलेगा और बाकी राज्यों में जैसे बंगाल में नहीं चलेगा? देखिए, उससे क्या होता है, हो सकता है ये सही यथार्थ स्थिति तो आज की तो यही है ना। जी अ, जब अखिलेश यादव से मेरी बात हुई तो उन्होंने जब कहा कि इस इंडिया गठबंधन को स्ट्रेंथन करना है, कमजोर नहीं करना है इसको, जैसे कहा कि फेड अवे नहीं होने देना है। अगर हमें सच में लड़ाई लड़नी है भाजपा से, आगे जाके एक ऑल्टरनेटिव पेश करना है, तो उन्होंने काफी स्ट्रांगली ये कहा था। और जी उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के लोग जो सोचते हैं कि पहले हम रिवाइव करेंगे, बाद में भाजपा से लड़ेंगे, जी उन्होंने कहा कि भैया आप रिवाइव करना शुरू करो तो आप लड़ना शुरू करो, और जीतना शुरू करो तो रिवाइव करना शुरू हो ही जाएगा। जी तो उसमें भी कुछ सत्य है। तो जी उन्होंने ये भी कहा कि हम 27 में जब यूपी में चुनाव होंगे असेंबली के, तो हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा भी करेंगे, हमारे पास अनफ सीट्स हैं कांग्रेस के लिए, और लोगों को भी हम सीट दे सकते हैं। तो ये जी बहुत बड़ा ऐलान था उनकी तरफ से। जबकि दिल्ली इलेक्शन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब हार गई तो लोग तो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस इज डेड। जी उनका ये कॉन्ट्ररी जो स्टेटमेंट आया है ना, उसके बारे में मुझे लगता है बहुत गहराई से सोचने की जरूरत होगी इंडिया अलायंस की पार्टनर्स द्वारा। अब वो करेंगे नहीं करेंगे, और अगर ममता बनर्जी के बिना जाएगी कांग्रेस और लेफ्ट, तो क्या, पिछली बार तो 0-0 था ना, जी और इस बार हो सकता है वो भी वही काम करे जिस तरह से आम आदमी पार्टी को सेन लगाई कांग्रेस ने। क्या ममता बनर्जी, आफ्टर ऑल एंटी इनकम्बेंसी होती है, हो जाती है इतने जी सालों के बाद। तो ये सब चीजें हैं जो फंडामेंटली सोचने की जरूरत होगी। अगर ममता बनर्जी चाह रही है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व वो करें, जो उन्होंने पब्लिकली क्लेम किया था, और अगर जी आम आदमी पार्टी जीत जाती दिल्ली में, तो वो क्लेम्स थोड़ा ज्यादा मजबूती आती उसमें, जी क्योंकि रीजनल पार्टी एक और जीत जाती। जी लेकिन इसमें अब कमजोरी आई, पहले कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा। कांग्रेस एसेंशियली है को सोचना है हमें किस दिशा में जाना है। हमें अकेला रिवाइव करना है
अगर उस दिशा में जाते हैं तो चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 15 साल लग जाए, चलो हमें वो करना है। जी या फिर उनको सोचना है कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे, पहले लड़ाई लड़ेंगे 2029 में, और बीच में जो लड़ाइयां आ रही हैं, इस साल में बिहार है, अगले साल केरला है, अगले साल तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश आ जाता है, जो कि मैं मानती हूँ 27 में सारा मूड टेम्पो टेनर सेट करेगा 2029 के लिए। जी। तो तो ये जैसे हमको डिसाइड करना होगा हमारी प्रायोरिटी क्या, इस दिशा में जाना या इस दिशा में जाना। नहीं, तो जैसा नीरजा जी आपने बिहार का ज़िक्र किया, तो पिछली बार ये माना गया था 2020 में कि आरजेडी के लिए एक तरह से बैगेज बन गई थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें दी गई थी उनका स्ट्राइक रेट कम था और ये कहीं ना कहीं एनडीए का यानी जेडीयू और बीजेपी की जीत का कारण बना था। तो आपको लगता है कि 2020 में जो कांग्रेस और आरजेडी का इक्वेशन था और 2025 में है, मतलब ये अलायंस हो पाएगा या इसमें भी कोई अड़चन आ सकती है? देखिए, आरजेडी कांग्रेस का सबसे पुराना अलायंस रहा है एक मायने में। जी, जब एनसीपी ने भी सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन्स पे सवाल उठाया था, आपको याद होगा। जी, 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 लालू यादव पहले नेता थे जो सोनिया गांधी के साथ खड़े थे। जी, तो राजद के साथ गठबंधन का टूट जाना ये बहुत बड़ी बुरी खबर होगी सबकी, सारे ऑपोजिशन के लिए। जी, तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस विजडम दिखाए, और राहुल गांधी ने एक फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाई है अलायंस के साथ, पर जी, कई बार जैसे दिल्ली में वो चाहते थे शुरू में कि अलायंस हो जाए आम आदमी पार्टी के साथ, पर जो लोकल लेवल लीडरशिप है दिल्ली का, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को पहले खत्म किया जाए, बाद में बीजेपी से निपटेंगे। तो ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है ना, सबसे फंडामेंटल सवाल आज इंडिया ब्लॉक के सामने ये है कि कांग्रेस क्लैरिटी दिखाए, क्या जी, वो क्या चाहती है। अगर इंडिया अलायंस के साथ जाएगी तो फिर गिव एंड टेक होगा ही होगा। जी। क्या आपकी तो प्रायोरिटी भाजपा को हराना है, या आपकी प्रायोरिटी औरों को पहले हरा के फिर देखेंगे भाजपा। बिहार में अभी हालांकि चुनाव बहुत दूर है नीरजा जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मतलब हमने अब तक पिछले 20 सालों में देखा है कि जहां जेडीयू जिसकी तरफ होता है वो चुनाव जीत जाता है, तो इस बार तो लग रहा है कि जेडीयू और भाजपा साथ साथ में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो फिर समीकरण तो वापस एनडीए के पक्ष में ही जाएगा। हाँ, समीकरण देखिए, जनता दल यू कमजोर हो रहा है, ये लोग सब मानते हैं। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य वो नहीं है जो होता था, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और अलग अलग लोग भाजपा से डील कर रहे हैं, और या भाजपा के नेतृत्व अलग अलग नेताओं से डील कर रहा है। जी, तो लेकिन जेडीयू की जो बेस है, चेहरा तो जी, नीतीश कुमार का वही है, जी, तो उसकी जो बेस है जो ऐड हो जाती है भाजपा के साथ, जो कि अपर कास्ट है, फिर ये कुर्मी कोयरी को लाते हैं जनता दल यू वाले, महादलित्स को लाते हैं, पसमंदा मुस्लिम्स को लाते हैं, तो कुल मिला के जो ओबीसी और अपर कास्ट का भाजपा का वोट है, वो कुल मिला के एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता रहा है जी, पिछले इलेक्शंस में। तो अब जनता दल यू हो सकता है कमजोर हो रही हो, पर वहां भी एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी वहां नहीं रहेगी। लोग चाहते हैं कि और चीजें हों, लोग चाहते हैं कि डिलीवरी हो इश्यूज पे, तो कहीं ना कहीं वो भी काम करेगा। किस किस खूबी से, किस स्किल से, किस स्टेट्समैनशिप से, किस विजडम से राजद और कांग्रेस आगे आते हैं, और विनिंग सीट्स में जो जीत सकता है उसको दी जाए। ये नहीं कि कांग्रेस जिद करे कि हमको इतनी मिलनी चाहिए फिर वो स्ट्राइक रेट कम हो, वैसे जी। नहीं। हर सीट को कौन उस पे जीत सकता है, इस तरह से देखना होगा कि वन ऑन वन कॉन्टेस्ट आप किस तरह से कर सकते हैं बिहार की हर सीट में। तो एक लड़ाई तो लड़ सकेंगे, ये मुश्किल लड़ाई है, ऐसा नहीं है, एक फॉर्मिडेबल कॉन्टेस्ट है कि ऑटोमेटिकली जीतेंगे ये। तो सबसे आखिर में नीरजा जी हम दिल्ली पे लौटते हैं। जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, तो यहाँ भी एक तरह से बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ने एक सरप्राइज कैंडिडेट पेश किया है और एक महिला का चुनाव किया है, एक
वैश्य समुदाय से जो आती है। तो इसको आप इस चुनाव को कैसे देखती कि मतलब क्या वजह रही होगी कि रेखा गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी गई? देखिए, ये बहुत सरप्राइज़ है, तो बहुत लोग कह रहे थे कि जैसे कि और स्टेट्स में किया है, सरप्राइज़ सीएम होगा और वो सही भी निकला है। रेखा गुप्ता को 3-4 कारणों से सामने किया गया है। नंबर 1 वो महिला है और महिला एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह उभर रही है और हर पार्टी को ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ दिल्ली इसमें ट्रेंड सेटर रही है। दिल्ली में 4 महिला सीएम्स हो चुकी हैं। सुषमा स्वराज जो बहुत थोड़े समय के लिए थी 98 में, उसके बाद शीला दीक्षित 15 साल के लिए, उसके बाद फिर आतिशी कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, और फिर अब रेखा गुप्ता। और सभी की लीडरशिप एक कहेंगे कि उसमें क्वालिटी लीडरशिप के का मिश्रण था। जी, खैर उसमें हम नहीं जा रहे हैं इस समय, लेकिन महिला एक वोट बैंक की तरह उभर रही हैं, तो उसको उस चीज को एक्नॉलेज किया गया है। अगर आतिशी की लीडरशिप को काटना है और आम आदमी पार्टी की मेन अपोनेंट है, तो वो एक महिला करेगी। बहुत इंटरेस्टिंग होगा दिल्ली असेंबली में महिला वर्सेस महिला, जी, रेखा गुप्ता वर्सेस आतिशी, जो मुद्दे उठेंगे आगे जाके और बहुत जोर से उठेंगे। दूसरी बात है कि वो आप जैसा आपने कहा वो वैश्य समुदाय से हैं और अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समुदाय से हैं और बनिया कम्युनिटी में उनकी पैठ बड़ी है, सिर्फ दिल्ली में नहीं देश भर में। और ये याद रहे कि बनिया बहुत समय से शुरू से जी, भाजपा का वोट बेस रहा है, तो जी, वो भी एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर आरएसएस है। जी, आरएसएस फिर से डिसीजन मेकिंग में एक अहम भूमिका निभा रहा है और जी, ये हमें जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ हम सब जानते हैं, ओपन सीक्रेट है कि आरएसएस ने अपने हाथ खींच लिए थे। जी, इसकी वजह से यूपी में जो हुआ कि भाजपा ने इतना अच्छा, एक वजह थी भाजपा ने अच्छा नहीं किया। और हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत है और दिल्ली की जीत है, उसमें भाजपा ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है। उनके लोग जैसे कहते हैं ना, ड्राइंग ने हजारों ड्राइंग रूम मीटिंग्स हुई उनकी, तीन जी, तीन चार चार पांच पांच लोगों के साथ। तो अब डिसीजन मेकिंग में हमने देखा है जैसे कि लीडरशिप हुआ देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में, आरएसएस जी, का हाथ था। दिल्ली में भी रेखा गुप्ता का होना, क्योंकि बहुत पुरानी आरएसएस की कार्यकर्ता रही हैं और जी, थ्रू द रैंक्स उनका राइज रहा है, तो उनका भी हाथ रहा है। तो जी, ये दो तीन चार कारण हैं जिनकी वजह से उनको देखा गया। लेकिन उनके लिए बहुत चैलेंजेस भी होने वाले हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हो सकता है जी, एक नए सितारे की तरह उभरे ये, और जी, लेकिन नए चैलेंजेस तो होंगे जो बिग टिकट इश्यूज पे लोग मानते हैं एक्शन होना चाहिए। पोल्यूशन का जो जी, हम सबको जी, जहरीला जहर के बीच में कहते हैं, जहरीली एयर में हम जीते हैं दिल्ली में, उसके बारे में एक ठोस कदम क्या लेगी रेखा गुप्ता की सरकार। ये नहीं कि स्लोगन के रूप में, क्या एक्शन प्लान होगा। सो ऑल्सो यमुना, ये नहीं कि आप एम्बैंकमेंट बना देंगे साबरमती की तरह सुंदर सा उसके बैंक्स पे, यमुना के बैंक्स पे, पर यमुना का पानी साफ करने के लिए आप क्या कदम करने वाले हैं कि ताकि दिल्ली के नागरिकों को साफ पानी मिले। तो ये सब चीजें होंगी और फिर इतने दिग्गज नेता हैं भाजपा में दिल्ली के, जिनको जिनको जिनका क्लेम नहीं लेके रेखा गुप्ता को बनाया गया है, तो उन सबको वो कैसे साथ लेके चलेंगी आगे। हालांकि जी, उनको आरएसएस के भी बैकिंग है, बीजेपी के हाईकमान की भी बैकिंग है, पर ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं देखेगी रेखा गुप्ता की लीडरशिप को, पूरा देश देखेगा कि वो क्या करेंगी आगे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ थी नीरजा चौधरी जी, उन्होंने हमें समझाया कि दिल्ली में चुनाव क्यों किया गया है रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री के तौर पे, और जो एक सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, कि क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, इज इट डेड। तो ये सवाल के जवाब में नीरजा जी का कहना है कि ये थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है कि हम उसको राइट ऑफ कर दें, अभी और समय देना होगा, क्योंकि खास करके अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ा राज्य से आते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन बंगाल जैसे राज्य में चुनौती बराबर बनी हुई है, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा में ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।